आपने अक्सर सुना होगा कि रोज़ा रखने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका पूरा मेटाबॉलिज्म और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में बेहतरी आ जाती है, डिटॉक्स हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है सिस्टम। बट मसला ये है कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि जब हमने रोज़े रखने शुरू किए तो हम अपने आप को स्लो एंड लेथार्जिक फ़ील कर रहे हैं और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के बजाय एक्चुअली स्लो हो गया। तो हम कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं? क्या हम गलत वक्त पे गलत चीज़ खा रहे हैं? अगर कहा जाता है कि रोज़ों की हालत में दही इस्तेमाल करना अच्छा है तो दही इफ्तार में लिया जाए या सहरी में लिया जाए। पकौड़े और इतनी सारी जब हम फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन कॉज क्यों करती है। आइए ज़रा इसके ऊपर गाइडेंस लेते हैं, दोनों हिकमत की नज़र से भी और मॉडर्न साइंस की नज़र से भी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून और हकीम शाह नज़ीर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। अरीज, रमज़ान मुबारक। आपसे पहली मुलाकात है रमज़ान में। मुझे ये बताइए कि आम तौर पे रोज़े के बहुत बेनिफिट्स हैं आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, लेकिन शुरू के रोज़ों में ऐसा लग रहा है कि हमारा मेटाबॉलिज्म रोज़ा रखने से स्लो हो गया। क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, रमज़ान में बिकॉज आर रूटीन इज़ वेरी डिफरेंट। नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल डिफरेंट होती है, रमज़ान में बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जो है ना, कुछ पेशेंट्स को जैसे मैं अपने गाइड करती हूँ कि आपने वेट भी नहीं चेक करना, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाती है वेट में। सिमिलरली हम लोगों की खाने के टाइम चेंज हो जाते हैं, और जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम सहरी बहुत हैवी अगर कर लेते हैं और हम सो जाते हैं उसके बाद, बिकॉज देयर इज़ अ गैप बिटवीन के आपका वर्किंग आवर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हम फास्टिंग का जो असल एसेंस है कि आपने उसका फ़ायदा उठाना है और अपना मेटाबॉलिज्म तेज़ करना है, वो नहीं होता। क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट्स, पैटर्न ऑफ स्लीप, ये चीज़ें स्ट्रेस में डाल रही होती हैं। तो यू हैव टू गिव योर टाइम एटलीस्ट बॉडी को एटलीस्ट 5 डेज़ के वो एडजस्ट कर लें। अच्छा, ये जो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है हकीम साहब, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी इससे कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक हमारी नींद से है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है और खाने में भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर अगर दूध नहीं पीते तो दूध वाला शरबत इस्तेमाल कर रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, पकौड़े समोसे खा रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, वरना स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है इंसान का। एक ये होता है गैर ज़रूरी सोचें बढ़ जाती हैं, फिर उसके बाद जब हम कोई चीज़ें खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, बल्कि और फैट पैदा करती हैं। और इसमें यह है कि कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ लोगों को हार्ट बर्निंग, मैदे में जलन शुरू हो जाती है और अल्सर की तरफ चले जाते हैं पेशेंट। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं और साथ में घर की भी मिक्स करके खा रहे होते हैं, उससे एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज़, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं और पेट अफारा होना शुरू होता है, फूलना शुरू हो जाता है। तो ये है कि थोड़ा मुर्गन चीज़ों को कम करें, पकोड़े समोसे खाएं, लेकिन एक लिमिट रखें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। सही। एकदम से ना खाएं। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो फ्रूट होती है आपके पास। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम फिर खाना नहीं खाते, हल्का सा खाना खा लें, थोड़ा सा, ताकि पेट को एक सहारा मिल जाए आपको। ठीक है। क्योंकि फ्रूट खाने से पेट नहीं भरता। और दूसरा, लॉन्ग फास्टिंग आवर्स हो गए ना ऑलरेडी। रोज़ा अगर आपका 12 घंटे, लगभग 12 घंटे का है, उसके बाद आपने इफ्तार किया और इफ्तार के बाद कुछ नहीं खाया, तो ये लिटरली आपका 12 to 12 आवर्स का साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से गैसेस बनेंगी। अरीज, अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो, कुछ लोग कभी उसको पकौड़ों को ब्लेम कर रहे होते हैं, कभी दही बड़ों को कर रहे होते हैं, ज़्यादा गैस बनने की क्या वजह हो सकती है? देखो, एक तो जब आपके स्टमक इतनी देर एम्प्टी है तो एसिड प्रोड्यूस होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है। अब जब एसिड प्रोडक्शन स्टमक में होती है तो वी एडवाइस फूड्स जो थोड़े से अल्कलाइन बेस्ड हों, जो आपका पीएच जो है उसको नॉर्मलाइज करें, न्यूट्रलाइज करें। तो वो फ्रूट हम हकीम साहब ने कहा फ्रूट्स ज़रूर लेने चाहिए, लेकिन मैं जैसे थोड़ा सा करती हूँ कि आप फ्रूट्स मिक्स ना करें। रीज़न भी, तो हर फ्रूट की ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट होता है। जब आप बहुत सारे फ्रूट्स मिक्स करते हैं, जो आपने इंसुलिन रिसेप्टर्स को इतना रेस्ट दिया हुआ है ना, आप उनको एकदम से जगाते हो और वो फिर कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ नॉट तो फिर हमारी फ्रूट चाट बेचारी का नहीं, क्या मैं होगा? कहती हूँ 2 फ्रूट्स लें बस। अच्छा। बिकॉज आप हर फ्रूट का देखें ना, हर एक की मिठास डिफरेंट है ना, उसका कोई रीज़न है कि किसी में फ्रुक्टोज ज़्यादा है, किसी में कम है। तो अगर आप एक फ्रूट पे फोकस करते हैं या और वो फ्रूट्स लेते हैं जो कम, देखिए सिट्रिक फ्रूट्स जो है ना वो स्टमक का पीएच जो है ना वो कम करते हैं, यानी कि एसिडिक और कर देते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपने सिट्रस के फ्रूट्स लेने, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, तो वो आप इफ्तार में मत लें। लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आप जो ये बात कर रहे हो कि सिट्रिक फ्रूट्स आपका पीएच लेवल को मज़ीद लोअर करते हैं, एसिडिक करते हैं। अल्कलाइन कौन सी चीज़ें करती हैं? लेमन वाटर तो अल्कलाइन करता है ना? उसका रीज़न ये होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो स्टमक का पीएच जो है ना वो कम करेंगे, वो एसिडिक करेंगे। बट वंस दे आर मेटाबोलाइज्ड, दे आर ब्रेक डाउन होता है, तो वो आपकी बॉडी का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है, वो
अल्कलाइन करते ओके, हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके जो न्यूट्रिशन होती है वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही। तो मोमेंट आप खाते हैं वो तो सब पहले स्टमक में जाएगा ना, चाहे वो लेमन हो या वो ऑरेंजेस हो, जितने ग्रेप फ्रूट्स हैं, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं। बिल्कुल सही। अल्कलाइन फ्रूट्स में आ जाते हैं सिर्फ स्टार्ची फ्रूट्स थोड़े से जो होते हैं, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल्स हो ठीक गए, है, मैंगोज हैं जो फाइब्रस वाले बिल्कुल। भी है थोड़े ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा हकीम साहब मुझे बताइए कि जो लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चूरन इस्तेमाल कर रहा है, हड़ का इस्तेमाल कर रहा है, इसबगोल इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलर रहे, रमज़ान में उनको क्या करना चाहिए? और इस तरह की चीज़ों का जो नुस्खे हैं ये हम इफ्तार में इस्तेमाल करें या सहरी में? लेकिन दोनों में कर सकते हैं। Okay. लेकिन इफ्तार में करने से ये कि बेनिफिट्स ये हैं कि ज़ूद हज़म भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आगे और टाइम भी होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम इफ्तार के बाद जो है ना, पानी बस थोड़ा सा पी लिया, पेट भर गया। बाद लोग तो सिर्फ पानी पे ही कसर उतार लेते हैं, खाते पीते काम है, जिससे गैसेस ज़्यादा बनती है, तेज़ाबियत बनना शुरू होती है। तो इसमें ये है कि पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। आप तरावियों तक पी लें, तरावियों से वापस आकर भी थोड़ा पानी पी लें, ताकि आपकी बॉडी में पानी की मिकदार भी पूरी होती है, वरना आपकी पानी की कमी हो जाएगी, फिर वीकनेस हो जाएगी आपको। और दूसरे खाना पीना जो कम करते हैं, डाइटिंग पे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है। अच्छा आपने जो ये बात मेंशन की, इस तरह के नुस्खे जैसे हड़ है जो जिसमें डायरेटिक क्वालिटीज़ हों, जो यानी बादी को ख़त्म करने वाली जिसमें सलाहियत हो, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे वरना आप डिहाइड्रेट होंगे? जी बिल्कुल, पानी का टेक रखना है। और दूसरा, जिस तरह आपने हड़ को अकेला नहीं खाते हैं, हड़ के साथ जो है सौंफ डालेंगे आप, अनारदाना डालेंगे और पुदीना देसी डालेंगे, बिल्कुल सही। फिर इन्हें मिला के पाउडर बनाएं और 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद सादा पानी से लें, तो शुद्ध हजम भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी तोड़ेगी। बिल्कुल सिर्फ सही। हड़ लेंगे वो ड्राइनेस करती है, खुश्की करती है। हाँ, अच्छा ये ड्राइनेस का वाकई बड़ा मसला है और ख़ास तौर पे अगर आप रोज़े की हालत में जितना आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे आपको ड्राइनेस ज़्यादा होगी।